जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीके राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो है महाराणा सांगा के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें उसका सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र है वो था भोजराज। और भोजराज की जो शादी है वो मीराबाई के साथ सन 1516 में हुई थी। और मीराबाई का जो जन्म है वो कुड़की ग्राम जैतारण तहसील में, जो वर्तमान ब्यावर में पड़ता है, वहाँ पे हुई थी। और उसकी जो मृत्यु, उसको लेकर के इतिहासकार एक मत नहीं है, जिसमें गौरीशंकर चंदोजा ने जो उसकी मृत्यु सन 1527 ईस्वी में खानवा युद्ध में मानी है। तो महाराणा सांगा के जीते जी उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में, मतलब महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद में जो अगला राजा बनता है वो कौन बनता है? रतन सिंह सेकंड। और रतन सिंह सेकंड की जो है वो बूंदी के जो सूरजमल जी हैं उनको लेकर के कुछ अनबन थी किसी बात पे। तो बूंदी में अहेरिया उत्सव पर जो है सूरजमल जी उसको जो है मार देते हैं। तो उसके बाद में अगला जो राजा बनता है वो कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो है ये राणा सांगा ने अपनी जो रानी थी कर्मावती को जो है अपने जीते जी रणथंभौर की जागीर दे दी थी। तो ये वहाँ पे इसके विक्रमादित्य और उदय सिंह के साथ रह रही थी। तो बाद में उसको बुलाया जाता है और यहाँ राजा बनाया जाता है। वो थोड़ा छोटा था और शासन करने में असमर्थ था। तो जो शासन कौन संभालती है? कर्णावती संभालती है। और कर्णावती के समय सन 1533 ईस्वी में जो है गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है। तो पहले तो वो उसको रणथंभौर की जागीर और कुछ धन दे करके संधि करके उसको बेच देती है। उसका बाद में फिर वापस 1534 ईस्वी में आक्रमण होता है। तो उसमें जो है चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, वो मार्च 1537 की बात है। तो उससे पहले जो कर्णावती है या जो रानी कर्मावती है वो अपने दोनों बेटों को अपने पीहर कहाँ बूंदी बेच देती है। किस किस को? उदय सिंह को और जो है विक्रमादित्य को। और वो जो हुमायूं उसको लेटर लिखती है, मतलब राखी भेजती है कि भाई भैया आप आकर के मेरी रक्षा करो। लेकिन जो है हुमायूं नहीं आ पाता है और बहादुर शाह इसको चुपके से जिहाद घोषित कर देता है। तो इस वजह से वो नहीं आता। उधर जो है बहादुर शाह का आक्रमण होता है और उस समय जो है चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है। तो जब राजकुमारों को बाहर भेज दिया तो चित्तौड़ का बाहर कौन संभालेगा? तो जो देवलिया है वहाँ के जो दीवान थे, या यूँ कहें देवलिया के जो सामंत थे, बाघ सिंह जी को बुलाया जाता है और राजा को दीवान कहते हैं, तो उनको देवलिया दीवान। और उनको यहाँ जो है चित्तौड़ की रक्षा के लिए बुलाया जाता है। तो साके में दो चीज़ें होती है, जौहर और एक केसरिया। तो जौहर को लीड कौन करती है? रानी कर्मावती 1300 रानियों के साथ जौहर करती है। और केसरिया को लीड कौन करते हैं? जो देवलिया के हैं बाघ सिंह जी, वो पांडुपोल पर लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। और बहादुर शाह जो है यहाँ पे अधिकार कर लेता है। और जब इधर से हुमायूं आता है तो वो भाग करके उधर दमन दीव चला जाता है, जहाँ पुर्तगालियों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। तो सूफी संत की जो भविष्यवाणी थी कि चित्तौड़ के नाश के साथ ही तेरा विनाश हो जाएगा, वो सच हो जाती है। बाद में इनको वापस ननिहाल से बुलाया जाता है और विक्रमादित्य को राजा बनाया जाता है। लेकिन विक्रमादित्य में जो है शासन करने के गुण थे नहीं, इस वजह से जो है सरदार नाराज रहते थे। तो एक दिन जो है बनवीर इसकी हत्या कर देता है। वो तो मारना उदय सिंह को भी चाह रहा था, लेकिन जो पन्नादाय है वो अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके उदय सिंह को बचा लेती है। और उदय सिंह को यहाँ से लेकर के जो है कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा के पास रखा जाता है। तो आशा देवपुरा के बाद में, ये 1537 की बात थी। तो जब वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद में जो है उसके ननिहाल वालों को बुला करके उसकी पुष्टि की जाती है कि भाई यही मेवाड़ का जो है वास्तविक राजकुमार है। और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तो जो अखेराज हैं, अखेराज सोनगरा अपनी बेटी जयवंताबाई का विवाह उदय सिंह जी से कर देते हैं। तो वो यहाँ तक का घटनाक्रम हमने देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं राणा उदय सिंह जी के बारे में। तो राणा उदय सिंह को सन 1537 में ही इनका जो है राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में किया जाता है, राज्याभिषेक। और जो अखेराज सोनगरा है, कौन? अखेराज, अखेराज सोनगरा, ये चौहानों की एक शाखा है। तो अपनी बेटी या पुत्री कौन थी? जयवंताबाई, इसका विवाह उदय सिंह जी से कर देते हैं। और इन्हीं से जो है बाद में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ध्यान रखना, ये 1537 में। इधर 1540 ईस्वी में जो है कौन? उदय सिंह जी बनवीर से लड़ाई लड़ते हैं। वो बनवीर के साथ भाई अपना राज्य लेना है। तो बनवीर, इस युद्ध में मावली का युद्ध होता है। कहाँ का? मावली। इसमें उदय सिंह जी के साथ मालदेव, जो मारवाड़ का है मालदेव, वो आता है और
मेवाड़ी सामंतों के सहयोग से जो है उदय सिंह राजा बनते हैं। बनवीर को यहाँ से हरा करके भगा दिया जाता है। इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। कुछ तो बताते हैं कि बनवीर इस युद्ध में मर गया था और कोई कहते हैं कि वो यहाँ से जो है भाग गया था। तो देखिए मालदेव यहाँ पे उदय सिंह का साथ दे रहा है और उधर खानबाग युद्ध में भी 3000 सैनिक लेकर के आया था। तो खानबाग युद्ध में आ रहा है, यहाँ उदय सिंह को राजा बनने में सहायता कर रहा है। लेकिन बाद में जो है ये किसी बात पे लेकर के जो है इससे नाराज हो जाता है, वो हम अभी आगे देखेंगे। इधर 1540 के बाद में घटनाक्रम में परिवर्तन होता है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है। किसका? शेरशाह सूरी, ये अफगान शासक है। तो शेरशाह सूरी को जो है उदय सिंह चाबियां सौंप देता है, चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां, और अधीनता स्वीकार कर लेता है, अधीनता। तो राणा उदय सिंह मेवाड़ का पहला शासक है, मेवाड़ का पहला शासक है जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार करी। तो ये ध्यान रखना, कब की बात है? 1544 ईस्वी में। इधर शेरशाह सूरी यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है खवास खां को सौंप करके आगे निकल जाता है। खवास खां को सौंप करके ये इधर मालवा की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पे जो है इसकी 1545 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है और जो है राणा उदय सिंह जी वापस इधर अधिकार कर लेते हैं, कहाँ? चित्तौड़ में। अब 1544 के बाद में वो जो घटनाक्रम था, अभी मैं बता रहा था कि मालदेव विरोधी हो गया था, वो 1557 ईस्वी में, 1557 ईस्वी में हरमाड़ा का युद्ध होता है। हरमाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य होता है? एक तो उदय सिंह जी, उदय सिंह, और एक अजमेर का था हाजी खां पठान, हाजी खां पठान। ये युद्ध क्यों होता है? एक रंग राय, एक वेश्या थी, उसको लेकर के। ये बेहद सुंदर थी, उदय सिंह जी इसकी मांग करते हैं तो हाजी खां मना कर देता है। तो देखिए इस युद्ध में, हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां का साथ देता है कौन? मालदेव। कौन देता है? मालदेव। और मालदेव साथ देता है तो हाजी खां इस युद्ध में जीत जाता है और उदय सिंह की हार हो जाती है। देखिए ये मालदेव जिसने पहले उदय सिंह का साथ दिया, अब हाजी खां का साथ दे रहा है। तो उसका कारण क्या था कि मारवाड़ का जो वे मालदेव है, इसकी शादी हुई थी कहाँ? खेरवा का जो एक सामंत है जेत सिंह, उसकी बेटी स्वरूप देवी से इसका विवाह था। तो और उस स्वरूप देवी की जो छोटी बहन थी वो बेहद सुंदर थी। तो एक दिन जो है मालदेव अपने ससुराल गया हुआ था, तो जो वो अपनी साली को देखता है ना, तो उस पर मोहित हो जाता है और उससे जबरदस्ती शादी करने का प्रस्ताव रखता है। इस बात को लेकर जेत सिंह खेरवा छोड़ करके कहाँ आ जाते हैं? कुंभलगढ़, और यहीं पे रहने लगते हैं। जेत सिंह जो है अपनी छोटी बेटी का विवाह किससे कर देते हैं? उदय सिंह जी से। तो इस बात को लेकर के जो है मालदेव उदय सिंह से नाराज हो जाता है और वो इसके खिलाफ हो जाता है। आगे बात समझ में क्यों हुआ था? इसने पहले साथ दिया है लेकिन फिर बाद में खिलाफ हो जाता है, तो ध्यान रखना। तो 57 के बाद में इधर 1559 ईस्वी में जन्म होता है अमर सिंह का। किसका? अमर सिंह फर्स्ट, अमर सिंह प्रथम। ये किसके हैं? ये प्रताप का बेटा है, राणा प्रताप। प्रताप के अमर सिंह का जन्म होता है, मतलब पोता हुआ उदय सिंह जी का। तो इसकी खुशी में जो है ये अमर सिंह फर्स्ट है, ये ध्यान रखना भाई। ये उदय सिंह सेकंड है, उदय सिंह सेकंड, क्योंकि उदय सिंह फर्स्ट उदा को कहा था हमने। तो अमर सिंह फर्स्ट का जब जन्म होता है तो पोता हुआ है, तो पोते की खुशी में कहाँ जाएंगे? एकलिंग जी के, जो इनके कुल देवता हैं। ये एकलिंग जी के धोख लगाने गए थे, कहाँ? नागदा, जो कैलाशपुरी है, एकलिंग, एकलिंग जी के। तो वहाँ गए, धोख लगा करके घूम रहे थे उधर। तो एकलिंग जी मतलब नागदा से थोड़ा आगे चले, आहड़ की तरफ आए, तो यहाँ का वातावरण, वो जो हरियाली, थोड़ा मैदान खुला सा, वो देख करके उदय सिंह जी को थोड़ा अच्छा लगा। तो उदय सिंह जी क्या सोचते हैं कि यहाँ क्यों ना मैं महल बना लूँ, तो अच्छा रहेगा कि भाई यहाँ सुख सुविधाएं भी हैं और थोड़ा सा मैदानी इलाका भी है। तो खेती कृषि के जो कार्य हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि चित्तौड़ जो है वो पहाड़ी पे है बिल्कुल। तो वो सारी बातें सोच करके वो यहाँ पे महलों का काम चालू कर देते हैं। वो महल कौन से बनवाए थे? मोती महल, मोती महल। अब जब काम चल रहा था तो एक दिन घूमते हुए थोड़ा सा और आगे निकल गए, तो एक बाबा मिल गए। तो बाबा ने कहा कि आप जो है, जहाँ पे मैं तपस्या कर रहा हूँ ना, जहाँ बैठा हूँ,
तो यहाँ पे अपने महलों का निर्माण कराओ और इससे जो है आपका जो वंश है वो बहुत अच्छे से जो है शासन करेगा। तो उन बाबा की बात मान करके वो इन महलों को तो छोड़ देते हैं, तो ये तो खंडर रह गए। तो आज भी जो है मोती महल ये वहाँ पे खंडर ही है। और वो जो बाबा तपस्या कर रहे थे वो कौन सा स्थान था? धूणी। और धूणी नामक स्थान पर सन 1559 में जो है उदयपुर की स्थापना की जाती है 1559 ईस्वी में। तो उदयपुर का निर्माण मतलब उदयपुर बसाया। और यहाँ पे जो है उदयसागर झील भी जो है उदय सिंह जी बनवाते हैं। तो रह जाएगा याद किसने बनवाया? 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने अपने बेटे के लिए जो एक लिंग डोक लगाने गए थे, तो वहाँ धूणी नामक स्थान पर। और यहीं पे एक स्थान है पानेड़ा। कौन सा स्थान है? पानेड़ा, जहाँ पे जो सिसोदिया राजा बनते हैं, मतलब जो भी राजा बनेगा उनका राज तिलक होता था। वो कहाँ पे हुआ था? पानेड़ा महल में। राज तिलक। देखिए एक क्वेश्चन है मेरा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो ये बताइए जो मेवाड़ के राजा बनते थे उनका राज तिलक कौन करता था? ये मेरा प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका जवाब देना, ताकि मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और आपने इतिहास को पढ़ा भी है। कौन करते थे? चलो, और ये भी बताना कि वो जो सरदार इनका राज तिलक करता था वो कौन से गांव का होता था। ठीक है, तो पानेड़ा नामक स्थान पर होता है। अब इसके बाद में उधर सत्ता पलटती है 1562 ईस्वी में। जो है मेड़ता, जो नागौर में पड़ता है, मेड़ता पर अकबर का अधिकार हो जाता है। किसका? अकबर का। और मेड़ता पर जो है राठौड़ वंश के जो है सरदार वो राज करते थे। तो मेड़ता का था जेमल। कौन? जेमल। जब अकबर से हार जाता है तो जेमल किसकी शरण में आ जाता है? उदय सिंह जी की शरण में। कहाँ? मेवाड़ में। तो उदय सिंह जी इनको यहाँ पे एक कोई जागीर दे देते हैं और ये जेमल राठौड़, कौन? जेमल राठौड़, ये शरण में आ जाता है। और इधर उदय सिंह ने जो है एक और मालवा का जो है बाज बहादुर को शरण दे रखी है। बाज बहादुर को शरण। अब बाज बहादुर को शरण दे रखी है, तो अकबर जब इसकी मांग करता है और इससे कहता है कि भाई तू मेरा साथ दे, दोस्त बन जा, तो उदय सिंह मना कर देता है। तो इस बात को लेकर के जो है इधर अकबर आक्रमण करता है। कहाँ? चित्तौड़ पे 1567 ईस्वी में। ठीक है, तो आज ये हमने देख लिया उसका जो आक्रमण करने का मेन कारण क्या था। बाज बहादुर को शरण दिए उदय सिंह ने, तो वो मांगता है, मना कर देता है। तो अकबर 1567 ईस्वी में इधर जो है आक्रमण कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, 37, 40, 44, 57, 59 तरीके से 1537 में राज तिलक होता है। 40 में मावले का युद्ध लड़ता है जिसमें जो है मालदेव साथ देता है। 44 में शेरशाह सूरी का आक्रमण होता है। पहला राजा है मेवाड़ का जो मुगल मतलब अफगानों के अधीनता स्वीकार करता है। और 1557 में हरमाड़ा के युद्ध में हाजी खां पठान से उदय सिंह हारता है, क्योंकि इसमें साथ किसने दिया था? मालदेव ने। किसको लेकर के हुआ था? रंगराय वैश्या को लेकर के। 1559 में अमर सिंह का जन्म होता है, तो एकलिंग जी के दोक लगाने गए थे, तो उधर आगे जाकर के जो है उदयपुर की स्थापना और उदयसागर झील, पानेड़ा के महल और मोती मगरी के महल, ये मोती मगरी बोलते हैं इनको, मोती मगरी के महल या मोती महल। और 1562 में मेड़ता का जो है जेमल राठौड़ अकबर से हार करके उदय सिंह की शरण में आ जाता है। और जो मालवा का बाज बहादुर है वो भी, इनको लेकर के जो है अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर। देखिए अकबर के आक्रमण से पहले उदय सिंह जी का एक बेटा था शक्ति सिंह। ये किसी बात को लेकर के नाराज हुआ और नाराज होकर के ये अकबर की शरण में चला गया। कहाँ गया ये? अकबर के पास। अब जब अकबर की शरण में गया तो अकबर का जब आक्रमण होने वाला था 1567 ईस्वी में, तो उसकी जो है चित्तौड़ आक्रमण की सूचना, किसकी? चित्तौड़ आक्रमण की सूचना किसने दी थी? शक्ति सिंह ने। चित्तौड़ पर कि भाई आक्रमण होने वाला है, इसकी सूचना कौन देता है? शक्ति सिंह। देखिए शक्ति सिंह जब अकबर के चित्तौड़ आक्रमण की सूचना देता है यहाँ पे,
तो जो मेवाड़ सरदार हैं वो सोचते हैं कि भाई अकबर की सेना बड़ी है और अपने पास जो है सैनिक कम है, सेना भी कम है और वो बादशाह है। और तो देखिए अब क्या करते हैं, तो यहाँ के राजपूतों जो सरदार थे उन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई हर बार जब दुश्मन का अटैक होता है तो हम क्या करते हैं, साका करते हैं और इसमें महिलाएं भी मारी जाती है और आदमी भी मर जाते हैं। तो इस बार थोड़ी सी रणनीति चेंज करते हैं, क्योंकि जब सभी खत्म हो जाते हैं तो फिर वापस अपने राज्य को स्थापित करने में, अपनी जो भूमि उसको लेने में परेशानी होती है। देखो कि पहले वो अलाउद्दीन खिलजी का जब आक्रमण हुआ था रतन सिंह जी के टाइम पे, तब भी कोई भी जीवित नहीं बचा। तो बनवीर जैसार पता नहीं कौन कौन आ गया और उन्होंने जो है यहाँ पे अधिकार कर लिया। तो वापस उसको लेने में राणा हमीर को कितना सारा समय लग गया, वो चीज़ें। और इधर देख लो अभी कि जब चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ तब भी जो है बनवीर आ गया और उसने आकर के काम खराब भी किया, तो 4-5 साल वैसे लग गए। तो क्यों ना कि इस बार थोड़ा सा बदलाव किया जाए। बदलाव ये हो कि आधे जो सैनिक हैं, जो सरदार हैं, वो तो रहेंगे किले के भीतर, मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर, और आधे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाहर रहेंगे। तो फिर कि भाई किसको रखा जाए, कि अगर राजा किसी भी कंडीशन में अगर जीवित बचता है तो उसकी संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि जनता का जुड़ाव किसके साथ है, राजा के साथ। तो क्यों ना राजा जी को बाहर भेजा जाए और जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो अपने जो विश्वसनीय सेनापति हैं, जो सरदार हैं, उनको जो यहाँ की रक्षा का भार दिया जाए। तो उदय सिंह जी मना करते हैं, लेकिन जब वो सारे सरदार एक साथ कहते हैं तो वो मान लेते हैं। और इस आक्रमण से पहले जो है उदय सिंह जी, कौन, राणा उदय सिंह जी कहाँ चले गए थे, गिरवा की पहाड़ियों में। गिरवा में, जो गिरवा की पहाड़ियों में, वहाँ चले गए। तो फिर अब भाई चित्तौड़ का जो है नेतृत्व कौन करेगा, मतलब चित्तौड़ के किला है उसकी जो रक्षा है वो कौन करेगा। तो चित्तौड़ का जो किला है चित्तौड़, वो किसको दिया, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मतलब वो जो दीवान बनाया, दीवान वो किसको बनाया, वो बना जयमल राठौड़। कौन बना, जयमल राठौड़। जयमल राठौड़ और एक अपने आमेट के थे फतेह चुंडावत। इनको जो है चित्तौड़ का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। इधर अकबर आता है अपनी सेना लेकर के। भाई देखो यहाँ मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जयमल राठौड़ जो हैं अपने जो मेड़ता है, मेड़ता, मेड़ता में एक तो थे कौन, वीरमदेव। कौन थे, वीरमदेव। तो वीरमदेव का बेटा था जयमल राठौड़ और एक थे रतन सिंह जी, रतन सिंह। तो रतन सिंह जी की तो थी मीरा, और मीरा का विवाह हुआ था राणा सांगा के जो बेटे हैं भोजराज, उनके साथ हुआ था। और वीरमदेव के एक बेटी थी फूल कंवर। कौन थी, फूल कंवर। और फूल कंवर का विवाह हुआ था आमेट के जो सामंत थे, आमेट के कौन, फतेह चुंडावत, उनके साथ। तो ये ध्यान रखना, तो जयमल राठौड़ और ये आपस में क्या हुए, साले बने हुए। तो इस वजह से जो है अपने जो सरदार थे वो किसको सौंप के गए, उदय सिंह जी जयमल राठौड़ को। कहाँ का, चित्तौड़ का बार सौंपते। उधर यहाँ पे जो है अकबर घेराबंदी करवाता है, 1 महीने तक घेराबंदी चलती है। घेराबंदी, इसका जो है वो सेनापति था, सेनापति बख्शिश खां, सेनापति कौन था, बख्शिश खां। तो घेराबंदी चलती है 1 महीने तक, ये किले में प्रवेश नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि जो अकबर है ये इधर से पास में जाते तो जो राजपूत सरदार हैं वो ऊपर से हमला करते, क्योंकि जो चित्तौड़ का जो किला है वो पहाड़ी पर है और ये नीचे थे। तो यहाँ से ऊपर जाने में समस्या है, क्योंकि नीचे से ऊपर हमला तो कर नहीं सकते, लेकिन ऊपर वालों के लिए आसान था। तो जितने भी सैनिक पास में जाते वो तीर भाले से इनसे हमला करके उनको मार देते। तो हर दिन कोई ना कोई मरता रहता था। तो जब ये कंडीशन इधर चल रही थी तो अकबर ने क्या किया, देखो अकबर यहाँ पे एक तो मोहर मगरी बनवाता है। मोहर मगरी मतलब एक टीला टाइप बनवाता है
तो इसमें क्या है, ये खूब पैसा खर्च करता है, क्योंकि इसकी जो है इज्जत का सवाल था कि भाई खुद बादशाह आया हुआ है यहाँ पे लड़ने के लिए और ये जो है किले में प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो अकबर क्या है, खूब पैसे देता है, मतलब एक एक तगारी के लिए एक एक जो है मुद्रा दी जाती है सोने की, और एक टिला बनवाता है, इस पे तोप रख करके जो है चित्तौड़ की दीवारों पर हमला किया जाता है। तो एक दिन क्या है, ये हमला करता, मतलब दीवारें तोड़ते, और रात में जो है राजपूत सरदार उन दीवारों को चुनवा देते वापस। तो ये प्रोसेस जारी थी। तो अकबर सोचता है कि यार ऐसा कौन आदमी कि हम दिन में दीवारें तोड़ते हैं और रात में वापस हाथ वहाँ चुनवा देता है। तो किसी ने कहा कि सर वो जयमल राठौड़ है के। तो एक दिन क्या है, जयमल राठौड़ किले पर पहरेदारी दे, मतलब रात में चुनवा रहे थे, तो अकबर ने जो है बंदूक से गोली दागी। तो अकबर की जो बंदूक थी, बंदूक वो कौन सी थी, संग्राम, कोई पूछ ले तो, संग्राम नामक बंदूक से जो है इधर हमला करता है और जयमल के गोली लग जाती है उधर, तो घायल हो जाता है। और एक और यहाँ पे अकबर ने साबात निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, साबात, साबात का निर्माण। तो देखिए साबात क्या होती है, ये एक चमड़े की छत होती है, चमड़े की छत। खूब पैसे दिए इसने, और ये इतनी ऊंची होती है, मतलब इसको साइड में से ऊंचा करके एक हाथी पे अगर भाला लेके खड़े हो ना तो टच नहीं हो। तो फिर भाई चमड़े की छत है, तो ऊपर से जो तीर आएंगे, जो हमला होगा, पत्थर फेंके जाएंगे, वो किस पे, इस पे रुक जाएंगे, और नीचे के जो सैनिक है वो बिल्कुल सेफ तरीके से जो है किले के पास जा सकते हैं। खुले जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो अकबर ने यहाँ पे एक तो मोहर मगरी, ये ध्यान रखना, एक एक तगारी मिट्टी के लिए एक एक मोहर दी थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोहर मगरी टीला। और एक साबात निर्माण, साबात रह जाएगा याद। तो ये चमड़े की छत इसने बनवाए और किले के पास गए। इधर जयमल घायल हो गया था, इसकी बंदूक से पैर में गोली लगी। तो उधर राजपूतों के पास भाई 1 महीने तक राशन पानी सारी चीज़ें, तो उधर उनका अभाव हो गया था। तो फिर क्या है, एक ही उपाय बचता है कि जब अब मरना ही है तो क्या करते हैं, साका, क्या करते हैं, साका। तो इधर साका करते हैं। तो साका का नेतृत्व कौन, इसमें जौहर, जौहर कौन करती है, जौहर करती है फूल कंवर 7,000 रानियों के साथ, मतलब फूल कंवर के साथ 7,000 रानियाँ जो है जौहर करती है। जौहर की लपटें दिखाई देती है। तो अकबर पूछता है कि भाई अचानक से ये आग कैसे उठी, कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि महाराज, उनका कोई जो पास में था वो कहता है अकबर से कि महाराज तैयार हो जाइए, अब राजपूत जो सैनिक है वो भूखे शेरों की तरह आपके सेना पर टूट पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि जो जितनी भी महिलाएं हैं वो सब उन्होंने जो है जौहर का वर्ण कर लिया है, और अब वो केसरिया करने के लिए जो है चित्तौड़ के द्वार खोलने वाले हैं। तो जौहर को लीड कौन करती है, फूल कंवर और जयमल राठौड़। इधर देखिए कंडीशन ये होती है कि जैसे ही ये बारी आती है, ये तो जौहर कर ही लेती हैं, तो जो जयमल जी हैं वो थोड़े परेशान हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं कि देखो भाग्य की क्या विडंबना है, कि जिस किले की रक्षा का भार स्वयं राजा जी मेरे को सौंप करके गए हैं, मतलब मुझे यहाँ का दीवान बना के गए हैं, और मैं जो है लड़ नहीं पाऊंगा के, मतलब गोली लगी है तो कैसे लड़ेंगे। तो ये जो है जयमल रोने लग जाते हैं कि कैसी विडंबना है ये, कि मैं स्वामी हूँ इस दुर्ग का, लेकिन इसके लिए जो है लड़ नहीं पाऊंगा। तो जो जयमल है, इनका एक भतीजा था, कौन, कल्ला राठौड़। कौन था, कल्ला राठौड़, कल्ला राठौड़। ये तो कल्ला राठौड़ कहते हैं कि नहीं नहीं अंकल, आप ऐसा करो, मेरे ऊपर बैठ जाना और जो है फिर युद्ध लड़ लेना। तो कल्ला राठौड़ ने जयमल राठौड़ को अपने कंधे पर बिठा करके जो है युद्ध लड़ा था। तो दोनों हाथों में तलवारें थी, और 2 तलवारें जो है कल्ला राठौड़ के, 2 जयमल के, तो 4 हाथ वाले। तो इस वजह से हम जो है कल्ला राठौड़ को जो है 4 हाथ वाले देवता कहते हैं, 4 हाथ वाले देवता, इसके नाम से जो है फेमस हो गया था। कौन, कल्ला राठौड़। इधर पत्ता चुंडावत जो है, ये सब लोग जो है केसरिया करते हैं। क्या करते हैं, केसरिया। कौन, जयमल और पत्ता चुंडावत ये। तो फाइनली 25 फरवरी 1568 को जो है अकबर का अधिकार हो जाता है चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ का तीसरा साका, चित्तौड़ का तीसरा और लास्ट साका होता है, जिसमें 7,000 रानियां फूल कंवर के साथ
जो है जोर करती है। जेमल राठौड़, पत्ता चुंडावत और कल्ला राठौड़, इनके नेतृत्व में जो है केसरिया होता है। तो वही कि जिस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने जब उधर कुछ हाथ नहीं लगा था तो उसने जो आम जनता थी उसका कत्लेआम करवाया था, उसी तरीके से जो अपने इतिहासकार हैं, अपनी किताबें हैं, वो यहाँ पे अकबर के 30,000 लोगों के कत्लेआम की गवाही देते हैं। 30,000 कत्लेआम। अकबर ने जैसे किले में भीतर प्रवेश किया तो जो वहाँ की आम बेकसूर जनता थी 30,000 लोगों को उसने कटवा दिया था। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर वो है एक एलची सिक्का जारी करता है, एलची सिक्का। ठीक है, वो कुछ दिनों तक रहता है और फिर यहाँ से जो है रणथंभौर अभियान की तरफ निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना कि उदय सिंह के टाइम पे जो है चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ था, जिसमें वो कुतुब गिरवा की पहाड़ियों में चले गए थे। 1567 में आक्रमण हुआ था, 1 महीने तक घेराबंदी चली। उसका सेनापति था बख्शिश खां। और चित्तौड़ का जो है दीवान उस दिन किसको बनाया गया था? जेमल राठौड़ को। और उसके साथ कौन थे? पत्ता चुंडावत, क्योंकि पत्ता चुंडावत से जो है जेमल की बहन फूल कंवर की शादी हो रखी थी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें कौन कौन शहीद होते हैं? ये कल्ला राठौड़ और जेमल राठौड़, ये दोनों जो है कहाँ शहीद होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और ध्यान रखना, ये हनुमान पोल और भैरव पोल के मध्य, भैरव पोल, इनके मध्य जो है जेमल और कल्ला राठौड़ जो है लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। आज भी अगर आप चित्तौड़ का किला देखने जाओगे तो जैसे हम चढ़ते हैं तो वहाँ पे इनकी छतरियाँ बनी हुई है। किसकी? जेमल राठौड़ की और जो है कल्ला राठौड़ की। तो ध्यान रखना। और ये पत्ता चुंडावत है, ये रामपोल पर शहीद होता है। कहाँ पर? रामपोल में। तो ध्यान रखना भाई, ये थोड़ा सा इसी तरीके से ध्यान रखना इसको, ये कि कौन कौन कहाँ शहीद हुआ। जेमल राठौड़ और कल्ला राठौड़ जो है भैरव पोल और हनुमान पोल के बीच में शहीद होते हैं। और पत्ता सिसोदिया मतलब पत्ता चुंडावत जो है वो रामपोल पर शहीद होते हैं। ये पोल दरवाजे को बोलते हैं, अपने अभी भी राजस्थानी में बोलते हैं। तो ध्यान रखना। और जब इस बात का पता उधर उदय सिंह जी को चलता है कि भाई हम हार गए हैं, तो थोड़े से परेशान रहने लग गए थे। वो चिंता उनको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। तो उधर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को जो है गोगुंदा में होली के दिन जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु से पहले जो है राणा उदय सिंह जी अपनी एक रानी थी भटियाणी रानी, उसके प्रभाव में आकर के अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना करके चल जाते हैं। जबकि जो उनका बड़ा बेटा है, जो वीर भी है और योग्य परम प्रतापी भी है, तो उनको जो है राजा नहीं बनाते। भाई हो जाता है, जिसके ज़्यादा प्यार में होंगे, नज़दीक होंगे, तो उसी को सब कुछ देने की इच्छा होती है। तो उनको जो है राज्य से वंचित कर दिया जाता है। तो उदय सिंह जी अगला राजा किसको बना के गए थे? जगमाल को। लेकिन जो है अपने राजपूत सरदार, और मैंने पढ़ाया था वो राणा लाका पढ़ाया था, तो वहाँ पे बताया था कि जब राणा चुंडा ने जो है भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, तभी उनको जो है मेवाड़ का अगला राजा चुनने का अधिकार दिया गया था। तो सलूम्बर वाले और महाराणा प्रताप के जो मामा हैं वो सब इस बात का विरोध करते हैं, किसका? कि जगमाल जो है राजा नहीं बनना चाहिए। एक तो दुश्मनों के आक्रमण हो रहे हैं, और उस टाइम पे जो है अगर आप अयोग्य आदमी को राज्य सौंप दोगे तो कैसे पार पड़ेगी। तो वो जगमाल के राजा बनने का विरोध करते हैं। और फाइनली जो है जगमाल की जगह जो है फिर महाराणा प्रताप को जो है राजा बनाया जाता है, क्योंकि जगमाल जो है राजा के उधर जो उदय सिंह जी उनके दाह संस्कार में नहीं गया था, तब जाकर के इस बात का पता लगा था। तो वो इसका विरोध करते हैं। और कृष्णदास चुंडावत ने ये सब सरदार मिलकर के जो है महाराणा प्रताप को अगला जो चित्तौड़ का राजा है वो बनाते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक महान और परम प्रतापी वीर, जो जन जन का नायक के हर बच्चा बच्चा उसकी जो है जुबानी जानता है, उनके बारे में। कौन? वीर शिरोमणि जो प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप, उनके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो इनको ध्यान रखना।